हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एग्जाम प्लानट। तो आज है 8 जुलाई और 8 जुलाई के बैंकिंग अवेयरनेस की हम बात करेंगे। ठीक है, तो कल 9 जुलाई हो जाएगा। कल मैं आपको वीडियो दे दूंगा। उसके बाद आपको पता होगा 10th 11th 12th और 13th 4 दिन एसबीआई क्लर्क के प्री एग्जाम्स हैं। तो हो सकता है मैं उन दिनों पे वीडियो ना दे पाऊँ, पर मैं जब ये चारों दिन खत्म हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको एक साथ सारी वीडियोस दे दूंगा, डोंट वरी। और हाँ, आज की वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए है, मैं आज पहले ही बता देता हूँ, तैयार रहना। आज की वीडियो खबरें, टोटल 8 खबरें हैं, राइट। तो थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है, मैं कोशिश करूंगा फिर भी वीडियो छोटी रखने की। जल्दी जल्दी बताऊंगा, इम्पॉर्टेंट है और मजेदार। मजेदार पता है क्या है, आज 8 में से लगभग 7 या 6 खबरें मतलब बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, राइट। तो वीडियो मिस मत करना किसी भी हाल में। आप पहली स्लाइड देख लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कितनी इंपॉर्टेंट खबर है। और ऐसे सवाल जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं उनको पता है, ऐसे ही सवाल बैंकिंग से पूछे जाते हैं, राइट। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं फटाफट। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। आप लोग वीडियो देखते तो हो पर लाइक नहीं करते हो, तो लाइक करके जाना प्लीज़। और सब्सक्राइब कर लेना जल्दी जल्दी। 350 पहुंचाते हैं भाई, 320 हो गए हैं, 30 कम है, 350 पहुंचाते हैं फटाफट। तो चलो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। पहली खबर देखिए, मज़ा आ जाएगा आपको। ये हम सबको पता है कि जो अ, नीति आयोग की जो रिकमेंडेशन गई है उसमें आईओबी का नाम है फॉर प्राइवेटाइजेशन के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक। अब इंडियन ओवरसीज बैंक ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिखाया है व्हाट वी आर केपेबल ऑफ। मतलब ये वही हो गई ना बेसिकली, ढीठ वाली बात है कि पहले परफॉर्म आप नहीं कर रहे थे, बट जैसे ही आपके ऊपर गाज गिरी कि हाँ भैया आप प्राइवेटाइज हो सकते हो, अब इनकी परफॉर्मेंस बढ़ गई है, देख लो। IO Bank, IOB, that is Indian Overseas Bank, became the second most valued listed public sector banks in India, surpassed PNB and BOB. Okay, तो इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो इंडिया की सेकेंड मोस्ट वैल्यूड बैंक बन गई है आफ्टर एसबीआई। एसबीआई के बाद सबसे बड़ी दूसरी बैंक बन गई है। कौन कौन सी? पब्लिक सेक्टर बैंक। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हियर प्राइवेट बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक की सब में जो जितनी भी पब्लिक सेक्टर बैंक इंडिया में है उसकी उसमें सबसे बड़ी, दूसरी सबसे बड़ी बैंक बन गई है कौन? इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, और इन्होंने सरपास किया है किसको? पीएनबी को और बीओबी को, बैंक ऑफ बड़ौदा को और पंजाब नेशनल बैंक को सरपास कर दिया है। हालांकि अब किसी को ये डाउट ना हो कि ये शायद इसलिए बढ़ गई है कि इसमें किसी बैंक को मिला दिया गया हो या इसमें बहुत सारे पैसे इन्फ्यूज कर दिए गए हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, इन्होंने अपनी प्रॉफिट मार्जिन और बाकी चीजें इतनी बढ़ा ली हैं कि ये सेकंड बिगेस्ट, सेकंड मोस्ट वैल्यूड बैंक बन गई है इंडिया में। पिछले एक साल में इन्होंने इतना इतना अच्छा परफॉर्म किया है, राइट। तो इंडियन ओवरसीज बैंक has become the second most valued listed public sector bank with a market capitalization of 50,000 crore। 50,000 करोड़ जो है इसका वो हो गया है, आई मीन मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। और इसके साथ ही ये आई थिंक मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काइंडली चेक इट, एसबीआई का शायद 54 था, 54,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन था। और इंडियन ओवरसीज बैंक का 50,000 करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन हो गया। तो इंडियन ओवरसीज बैंक बिकेम द सेकंड बिगेस्ट बैंक आफ्टर एसबीआई इन इंडिया बाय सरपासिंग पंजाब नेशनल बैंक एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, तो आपको पता चल गया बेसिकली कि क्या हुआ है। इंडियन ओवरसीज बैंक जो है वो सेकंड मोस्ट वैल्यूड लिस्टेड पब्लिक सेक्टर बैंक बन गई है इंडिया की आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और इसका टोटल जो आउटले है वो 50,000 करोड़ का हो गया है। और इसने क्रॉस कर लिया है पंजाब नेशनल बैंक को और बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो पंजाब नेशनल बैंक अब थर्ड बिगेस्ट बैंक बन गई है और बैंक ऑफ बड़ौदा फोर्थ बिगेस्ट बैंक है, राइट। इंडियन ओवरसीज बैंक्स नेट प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 2 टाइम्स, मतलब लगभग दोगुना हो गया है। इसका जो प्रॉफिट था ना वो डबल कर दिया इन्होंने पिछले एक साल में। जो इनका प्रॉफिट था वो 350 करोड़ हो गया, जो पिछले साल 144 करोड़ रुपए हुआ करता था। हुआ एक लास्ट ईयर ये 144 करोड़ रुपीस था। ये मैं एक ये मैं एक सिर्फ एक क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, जनवरी से मार्च, मतलब एक क्वार्टर 4 की। तो एक क्वार्टर में इन्होंने 350 करोड़ रुपए प्रॉफिट बनाए हैं, राइट। नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटायर ईयर, वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 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 1 क्वार्टर। 4 क्वार्टर होते हैं एक साल में, तो एक क्वार्टर में इन्होंने 350 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है। ये याद रखिए, ये प्रॉफिट है। ये इनकम नहीं है। इनकम मींस होता है जो आप जिसमें से प्रॉफिट, जिसमें से एक्सपेंसेस माइनस करने होते हैं, राइट। प्रॉफिट इज प्योर प्रॉफिट। ये प्योर प्रॉफिट है 350 करोड़ का एक एक क्वार्टर में, राइट। तो दिस इज वेरी गुड परफॉर्मेंस बाय आईओबी। आईओबी एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू बी प्राइवेटाइज एट द फर्स्ट फेज ऑफ द गवर्नमेंट्स प्राइवेटाइजेशन ड्राइव। मैंने आपको बताया था जो नीति आयोग की लिस्ट है
उसमें अनऑफिशियली ऑफिशियली जो ये डेटा आया है उसके हिसाब से आईओबी और सेंट्रल बैंक का नाम है उसमें, जिसको प्राइवेटाइज करना है, जो गवर्नमेंट की प्राइवेटाइजेशन ड्राइव चल रही है, जिसके तहत गवर्नमेंट चाहती है 1.75 ट्रिलियन रुपीस का डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है गवर्नमेंट का, 1.75 लाख करोड़ का जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है, उसमें इन दोनों बैंकों का भी नाम है। इनसे भी कुछ पैसे रिकवर किए जाएंगे इनको बेच के, किसको, आईओबी को और सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो आई होप आपको ये खबर समझ में आई होगी क्या है इस खबर के बारे में। अब देखिए आप, मतलब बेसिकली एक कहावत है ना इंडिया में, जब तलवार लटकती है किसी के ऊपर तो परफॉर्मेंस अपने आप बेहतर हो जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ है आईओबी के साथ, राइट। अब आप लोग मुझे बताइए आईओबी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है, कौन है भाई, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन बताइए मुझे आईओबी के बारे में, कमेंट कीजिए भाई। मैं तो बता ही दूंगा, मुझे मुझे मैंने तो सब रट लिया है, बट अब मैं चाहता हूं आप भी कमेंट कीजिए नीचे, आपके कमेंट्स बिल्कुल नहीं आते हैं, राइट। कि आप सबको पता है क्या सिचुएशन है क्या नहीं है, राइट। बट एटलीस्ट थोड़े मोड़े कमेंट करोगे ना तो उससे फायदा होगा आप सबको, राइट। आप खुद भी सीखोगे, बाकियों को भी सिखाओगे, इट विल बी वेरी गुड फॉर एवरीवन, नॉट फॉर मी ओनली। मेरे लिए तो फायदा होगा ही कि मुझे दिखेगा कि हाँ भैया लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, बट आपके लिए भी बहुत फायदेमंद है। छोड़ो बाकी चीज़ें मैं बता ही देता हूँ आपको। तो 10 फरवरी 1937 को फॉर्म हुई थी ये, कौन सी, इंडियन ओवरसीज बैंक। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई तमिलनाडु में। टीसीए रंगनाथन जो है इसके नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, और एमडी सीईओ है पार्थ सेन गुप्ता। पार्थ सेन गुप्ता ये तो आप सबको पता होगा, बहुत फेमस नाम है ये, पार्थ सेन गुप्ता इज दी एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, राइट। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, हेडक्वार्टर है चेन्नई, हेडक्वार्टर है इसका चेन्नई में। पार्थ सेन गुप्ता इज द एमडी एंड सीईओ, और फॉर्म हुई थी 1937 में, 10 फरवरी 1937 में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आरबीआई ने लॉन्च किया है 54th राउंड ऑफ क्वार्टरली ऑबिगस सर्वे ऑन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ऑबिगस सर्वे, जो पढ़ रहे होंगे बैंकिंग थोड़े दिन से उनको पता होगा, ऑबिगस सर्वे बहुत फेमस सर्वे है, राइट, जो आरबीआई कंडक्ट करती है। ऑबिगस सर्वे जो है वो बहुत फेमस सर्वे है, जो हर क्वार्टर में कंडक्ट किया जाता है, और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड सर्वे है। अब मैं आपको बताता हूँ आखिर में है क्या ये बेसिकली। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 54th राउंड ऑफ क्वार्टरली ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे जो है ऑर्गेनाइज किया। आरबीआई ने, कौन सा एडिशन था ये भाई साहब, 54th एडिशन था ऑबिगस सर्वे का। ठीक है, कौन सा एडिशन था, फिर से याद रखिए, ये 54th एडिशन था ऑबिगस सर्वे का। अब इसमें हुआ क्या है बेसिकली, इसमें क्या निकल के आया है, इसमें निकल के ये आया है, ओके, यस। तो बेसिकली हुआ क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने लॉन्च किया 54th राउंड ऑफ क्वार्टरली ऑर्डर बुक इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे। फिर से बता रहा हूं, ऑबिगस का फुल फॉर्म, ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे, ऑर्डर बुक्स इन्वेंटरीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे इसका फुल फॉर्म है। ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके मैंने बताया था आपको, उसकी उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके ये सर्वे निकाला जाता है। द रेफरेंस पीरियड फॉर द सर्वे इज फाइनेंशियल ईयर 22। ये क्वार्टर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर 22 के लिए निकाला गया है। अप्रैल से जून जो क्वार्टर जो बीत चुका है, अभी बीता है ना, जुलाई शुरू हुआ है, तो जो क्वार्टर बीतता है उसके जस्ट बाद उसका सर्वे ओबिकस करता है, राइट। तो क्वार्टर जो अप्रैल से जून जो पहला क्वार्टर था 2022-23 का, उसके लिए ये सर्वे कराया गया है। Obicus will provide important figures and input from monetary policy formulation। देखो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होती है वो क्वार्टरली मीटिंग होती है, उसके बाद डिसाइड होता है। तो उस मीटिंग में भी इस सर्वे का बहुत बड़ा रोल होता है चीजें अप डाउन करने में। जो रेट्स होते हैं ना, रेट्स जो ऊपर नीचे होते हैं, चाहे वो सीआरआर हो, एसएलआर हो, बैंक रेट हो, या फिर रेपो रेट हो, रिवर्स रेपो रेट हो, उसमें अगर कोई चेंजेस होते हैं तो उसमें ऑबिगस सर्वे का भी बहुत बड़ा रोल होता है। The information to be collected in the survey includes quantitative data on new orders received during the reference quarter। Okay, ये जो ये जो सर्वे होता है इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखी जाती हैं, जैसे डेटा ऑन न्यू ऑर्डर्स रिसीव ड्यूरिंग द रेफरेंस क्वार्टर। इस क्वार्टर में कितने नए ऑर्डर रिसीव किए गए हैं, बाय whom, बाय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के द्वारा कितने नए ऑर्डर्स रिसीव किए गए हैं, बैकलॉग ऑर्डर्स को पूरा किया गया है या नहीं किया गया है,
पेंडिंग ऑर्डर्स कितने पड़े हुए हैं, टोटल इन्वेंटरीज कितनी है मैन्युफैक्चरर के पास, विद अ ब्रेकअप बिटवीन वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स। और इसमें अलग अलग काउंट होता है, जो वर्क इन प्रोग्रेस में इन्वेंटरीज हैं और जो फिनिश्ड गुड्स बन के तैयार है उसमें कितना अंतर है और कितनी कितनी चीजें पड़ी हुई हैं, एंड रॉ मटेरियल कितना है, इन्वेंटरीज एंड मेनी मोर। ऐसी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के ये रिपोर्ट निकाली जाती है, जिसको हम बोलते हैं ऑबिकस सर्वे, जो आरबीआई कंडक्ट कराती है। और इस साल वाला जो ऑबिकस सर्वे था, जो फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए है, फर्स्ट क्वार्टर के लिए, दैट इज अप्रैल से जून के लिए, वो 54th क्वार्टर था, राइट। तो 54th फर्स्ट था, 55, 56, 57 में ये साल खत्म हो जाएगा, मतलब 54वां था पहला क्वार्टर, 54th, 55th सेकंड हो जाएगा, 56 थर्ड हो जाएगा, 57 फोर्थ हो जाएगा, 58 फिर नया क्वार्टर, नया साल स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज अप्रैल से जून 2022 वाला, राइट। Obicus, it is the survey conducted by RBI, मैंने आपको बता दिया RBI इसको कंडक्ट करती है ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। ये क्वार्टरली बेसिस पे सर्वे किया जाता है, सिंस 2008 से शुरू हुआ था ये सर्वे करना, और ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है, ये मैंने आपको बता दिया। सर्वे फाइंडिंग्स विल रिपोर्ट द डिमांड एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। ठीक है, इसमें सर्वे में जो मेन मकसद ये होता है कि हमें हमें पता लगाना होता है कि विल रिपोर्ट द डिमांड एंड द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, कितनी डिमांड है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो ऑप्टिमम लेवल पे हो रही है या नहीं हो रही है, किसकी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की। तो ये पूरा मकसद होता है ऑबिकस सर्वे कंडक्ट कराने का। आरबीआई के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको हर स्लाइड में बताता हूँ, अभी भी बता देता हूँ। फर्स्ट अप्रैल 1935 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, उससे पहले हेडक्वार्टर कोलकाता में हुआ करता था। सर ऑसबॉर्न स्मिथ इसके फर्स्ट गवर्नर थे, शक्तिकांत दास इसके अभी के गवर्नर है, जो कि 25th गवर्नर है, और 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं इसमें, महेश कुमार जैन, माइकल देवव्रत पात्रा, आर राजेश्वर राव एंड टी रविशंकर। एम के जैन, एम डी पात्रा, एम राजेश्वर राव एंड टी रविशंकर। टी रविशंकर इज द लेटेस्ट वन हु हैज बीन अपॉइंटेड। सर लेट्स मूव टू द थर्ड स्लाइड। बजाज आलियांज, बजाज आलियांज ने टाई अप किया है, किसके साथ टाई अप किया बजाज आलियांज ने भाई साहब? बजाज आलियांज ने टाई अप किया है विथ बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया के साथ बजाज आलियांज ने टाई अप किया है, क्यों किया है? ये एक बैंक का इंश्योरेंस, बैंक का इंश्योरेंस जो बोलते हो ना, बैंक का इंश्योरेंस अग्रीमेंट है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। जो बेसिकली एक बैंक और एक इंश्योरेंस कंपनी टाई अप क्यों करती है? बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी चाहती है कि वो अपने प्रोडक्ट को बैंकों के कस्टमर्स को, बिकॉज बैंक का जो कस्टमर बेस होता है वो बहुत बड़ा होता है कंपैरेटिवली इंश्योरेंस कंपनीज के। तो जनरली आप जब किसी भी बैंक में जाओगे तो आप देखोगे हर बैंक जो है ना अपने एंड से इंश्योरेंस पॉलिसीज बेचती है, वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की होती है, या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज के बंदे तो आपको बैंक के साइड में ही एक टेबल लेके बैठे हुए दिखते हैं, जैसे रिलायंस के बंदे होंगे या फिर बजाज आलियांज या फिर बाकी और भी किसी किसी कंपनीज के जो होते हैं, वो एक टेबल लगा के बैंक के कॉर्नर में बैठे होते हैं और वो आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, राइट। तो वही में बोला गया है कि यहाँ पे बजाज आलियांज ने बैंक ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है। किस लिए टाई अप किया है? ताकि वो अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट को, बजाज के इंश्योरेंस प्रोडक्ट को बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स को बेच पाए। इसको हम बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट बोलते हैं, बैंक का इंश्योरेंस एग्रीमेंट बोलते हैं, राइट। बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट जनरल इंश्योरर है ये। इसने क्या किया? इसने बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप करी है, एक कॉर्पोरेट एजेंसी एग्रीमेंट है ये, जिसको हम बैंक का इंश्योरेंस बोलते हैं, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स थ्रू द बैंक ऑफ इंडियाज वास्ट नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। वही मैंने बोला, मकसद ही वही होता है सिंपल सा, कि भाई साहब बैंक ऑफ इंडिया का कस्टमर बेस बड़ा है तो हम उनको अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट बेच पाएंगे, राइट। अंडर द अग्रीमेंट बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस विल ऑफर अ नंबर ऑफ पर्सनल लाइंस ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस टू द बैंक्स कस्टमर्स। वही बताया गया कि इसके तहत जो बजाज आलियांज है वो अलग अलग प्रोडक्ट, चाहे वो मोटर इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, होम इंश्योरेंस हो, ट्रैवल इंश्योरेंस हो, ये सब बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर्स को बेचेगी। द अग्रीमेंट विल एनहांस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजाज आलियांज प्रोडक्ट्स टू रिमोट एरियाज ऑफ द कंट्री। और क्योंकि बैंकों के ब्रांच गांव में, छोटे शहरों में भी होते हैं, तो इसके थ्रू बजाज आलियांज जो है उन कस्टमर्स तक, रिमोटेस्ट कस्टमर जो छोटे सुदूर गांव में रहते हैं, वहां तक भी पहुंच पाएगी और वहां तक भी अपने प्रोडक्ट को बेच पाएगी। दिस इज अ गुड इनिशिएटिव और ये अच्छा तरीका है, मतलब छोटे शहरों में या छोटे गांवों तक पहुंचने का बजाज आलियांज ने एक अच्छा टाई अप किया है, राइट। अब बजाज आलियांज के बारे में जान लीजिए। बेसिकली जो स्टेब्लिश हुई थी वो 2001 में हुई थी, हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में, और तपन सिंघल इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बजाज आलियांज। वहीं मैं बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं तो 1906 में स्टेब्लिश हुई थी बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। अतानु कुमार दास इसके एमडी और सीईओ हैं, और टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
नाबार्ड ने सैंक्शन कर दिया है 2891.15 लाख करोड़ टू गोवा अंडर आरआईडीएफ स्कीम। नाबार्ड ने सैंक्शन किया है 2891.15 लाख रुपीस 2891 दैट इज 2891.15 लाख रुपीस किसको दिया है? इन्होंने गोवा को दिया है अंडर आरआईडीएफ स्कीम। आरआईडीएफ स्टैंड्स फॉर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, बिकॉज नाबार्ड इज बेसिकally focused for the development of rural India. That's why NABARD sanctions money for only for the development of rural areas, only the development of rural areas, focused on rural areas only. So here what we are going to look here is that कि national bank जो है, national bank for agriculture and rural development जो NABARD है, उसने कितने रुपए, लगभग 2890 दैट इज 2891.15 लाख जो है वो क्या किए हैं, वो गोवा को सैंक्शन कर दिए हैं अंडर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड टू द गवर्नमेंट ऑफ गोवा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ, किस लिए किए हैं, किस चीज के लिए किए हैं? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ फेज 2 बिल्डिंग। किसकी फेज 2 बिल्डिंग होगी? ऑफ गोवा डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। गोवा में एक डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल बन रहा है, उसकी जो फेज 2 बिल्डिंग है उसके कंस्ट्रक्शन के लिए ये 2891.15 लाख रुपीस ट्रांसफर किए गए हैं, सैंक्शन किए गए हैं गोवा के लिए, ताकि गोवा में जो डेंटल कॉलेज है जो कि बैम्बोलिम में है, उसकी जो सेकंड फेज की बिल्डिंग है उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हो पाए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सैंक्शन्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी द स्टेट ऑफ द आर्ट डेंटल हॉस्पिटल। वही बताया गया कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट डेंटल हॉस्पिटल होगा फॉर डेंटल ट्रीटमेंट एंड फॉर ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ स्टैंडर्ड्स ऑफ द पीपल इन द स्टेट, ताकि लोगों की हेल्थ जो है स्टेट में और बेहतर हो सके और ओरल हेल्थ अच्छी हो सके। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डेंटल, तो ओरल हेल्थ के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, ओरल हेल्थ अच्छी हो सके। NABARD was established in the for the recommendation of the B Shivaraman committee। B Shivaraman committee के recommendation पे NABARD की establishment हुई थी, ये हम सबको पता है भाई साहब 1981 में। और NABARD जो है 1981 में establish हो गया था, हालांकि proper working उसकी 1982 से शुरू हुई थी, राइट। NABARD के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। NABARD के बारे में वैसे मैंने आपको बता ही दिया है, 1981 में स्टेब्लिश हुई थी, 82 से वर्किंग NABARD की स्टार्ट हो गई थी, राइट। और क्या जानना है बताओ? चेयरमैन आपको पता ही है, गोविंद राजुलू चिंटला, GR चिंटला, राइट। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आरबीआई ने मॉडिफाई कर दिया है नॉर्म्स फॉर इंटरेस्ट ऑन अनक्लेम्ड मैच्योर डिपॉजिट्स। अनक्लेम्ड मैच्योर डिपॉजिट्स जो होते हैं, अब आपको समझ नहीं आ रहा होगा ये अनक्लेम्ड मैच्योर डिपॉजिट्स क्या होते हैं, समझिए। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। फर्ज करो आपने एक टर्म डिपॉजिट, राइट, टर्म डिपॉजिट इसको हम बोलते हैं एफडी बोलते हैं। मान लो आपके घर वालों ने एफडी कराई या किसी ने भी एफडी कराई, मान लो एक बंदा है जिसने एफडी कराई, राइट, और उसने 10 साल के लिए एफडी कराई, 10 लाख रुपए दिए और उसको 10 साल बाद 20 लाख रुपए मिलने थे, राइट। पर वो बंदा कहीं फॉरेन में शिफ्ट हो गया, राइट। 10 साल बाद फर्ज करो 2020 के आई मीन जुलाई में उसके 10 साल पूरे हो गए, उसकी 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 पॉलिसी मैच्योर हो गई है, राइट। अब उसको 20 लाख रुपए मिलने हैं जुलाई में, बट वो क्लेम करने नहीं आता है, ठीक है। और अगले 10 साल तक वो कोई क्लेम करने नहीं आता, अगले 5 साल 6 साल 7 साल तक। तो इसके ऊपर ही एक संशय था, एक प्रॉब्लम थी कि लोग ये बोलते थे कि भाई साहब, और उसके बाद वो बंदा जो 5 साल बाद या 7 साल बाद आता है क्लेम करने के लिए, वो ये बोल रहा है कि मेरे पैसे तो आपने 7 साल रखे, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट दो। बैंक इज सेइंग कि भाई हम इंटरेस्ट कैसे दे सकते हैं? तो बैंक की मजबूरी ये थी कि बैंक को उस पे सेविंग्स बैंक अकाउंट के बराबर की इंटरेस्ट देनी पड़ती थी, जो बैंक के लिए घाटे का सौदा था, बिकॉज कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही थी उस पे। और एक मोटा अमाउंट बैंक के पास रखा हुआ था और उसके बदले उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा था, वो भी सामने वाली की गलती की वजह से। क्योंकि अगर आपकी पॉलिसी मैच्योर हो गई है तो यू आर मतलब बेसिकली आपको होना चाहिए, आप आइए और पैसे लेके जाइए अपना, या फिर फर्दर उसके साथ कुछ और करना है आपको, उसको और 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ही एक गाइडलाइन आई है जिसमें आरबीआई ने मॉडिफाई कर दिया है नॉर्म्स को फॉर इंटरेस्ट ऑन अनक्लेम्ड मैच्योर टर्म डिपॉजिट। वही बोला गया जो अनक्लेम्ड मैच्योर टर्म डिपॉजिट होती है उसके ऊपर जो नॉर्म्स थे उसमें कुछ चेंजेस किए गए। वो चेंजेस क्या है? तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉडिफाइड द रूल्स ऑन एप्लीकेबल इंटरेस्ट ऑन अनक्लेम्ड टर्म डिपॉजिट्स आफ्टर मैच्योरिटी
इन ऑल कमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, लोकल एरिया बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, मतलब हर बैंकों में किसी भी टाइप का कोई बैंक हो, अगर वहां पे ऐसे अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं तो उसको लेकर रूल्स अब बदल दिए गए हैं। नाउ अनक्लेम्ड टीडीज, अनक्लेम्ड जो टर्म डिपॉजिट्स हैं, विल अट्रैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू सेविंग अकाउंट और द कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट ऑन द मैच्योर डिपॉजिट विच एवर इज लोअर। नाउ अनक्लेम्ड टीडीज विल अट्रैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल टू सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, टीडीज जो होंगे, जो मेच्योर हो गए होंगे, अगर वो आप पैसे आप क्लेम नहीं करते हो, विल अट्रैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉट गिव, ये आपको इंटरेस्ट देंगे नहीं, ये आपसे इंटरेस्ट लेंगे अब बेसिकली, बिकॉज उनका कहना है कि आपने हमारे यहाँ जितने दिनों के लिए पैसे रखे थे वो पैसे आपने रख दिए, आपने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था कि अगर मेरे पैसे इसमें कंप्लीट हो गए तो आप इसको मेरे सेविंग्स बैंक में ट्रांसफर कर देना। तो उस केस में अगर आप पैसे बैंक के पास रखते हो तो आपको बैंक को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नाउ अनक्लेम्ड टीडीज विल अट्रैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेशन टू सेविंग अकाउंट्स और द कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट, और जो कॉन्ट्रैक्टेड इंटरेस्ट होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे जो इंटरेस्ट होगा ऑन द मैच्योर डिपॉजिट विच एवर इज लोअर, जो कम होगा उसके बेसिस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो आपने एफडी किया है और एफडी आपका 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, और उस समय जो सेविंग्स बैंक की अकाउंट की जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ के 6.5 हो गई है, तो आपको 6 देना पड़ेगा, या फिर सेविंग्स बैंक की जो इंटरेस्ट रेट है वो 4 है तो आपको 4 देना पड़ेगा। ये पूरी पॉलिसी है। अर्लियर द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन अनक्लेम टर्म डिपॉजिट वाज सिमिलर टू द सेविंग अकाउंट। इससे पहले क्या था कि इससे पहले जो इंटरेस्ट रेट होता था अनक्लेम डिपॉजिट पे, वो बैंकों को सिमिलर जो सेविंग बैंक पे है वो देना पड़ता था अंडर विच बैंक्स हैड टू पे अ हायर इंटरेस्ट, जिसके तहत बैंक को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता था, क्योंकि जो पॉलिसी मैच्योर हो गई वो ऑलरेडी एक बड़ी रकम है, उस पे इंटरेस्ट देना मतलब बहुत ज्यादा पैसे बैंक को देने पड़ते थे। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस द मॉडिफिकेशन हैज बीन मेड बाय द आरबीआई। अब इससे बचने के लिए आरबीआई ने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, जिससे क्या होगा, बैंक को फायदा हो जाएगा इसका। अनक्लेम्ड डिपॉजिट किसको बोलते हैं? As per RBI, when there is no transaction in the account for 10 years or more than that, deposit is classified as unclaimed. अगर किसी भी अकाउंट में 10 साल तक कोई भी क्लेम नहीं होता है तो उसको अनक्लेम्ड डिपॉजिट मान लिया जाता है। 10 साल से पहले वो अनक्लेम्ड नहीं कहलाता, याद रखना। अनक्लेम्ड अमाउंट जो 10 साल हो गए जिस अमाउंट को, फिर उस अमाउंट को कमर्शियल बैंक आरबीआई को ट्रांसफर कर देती है। अनक्लेम्ड अमाउंट इज ट्रांसफर टू आरबीआई डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस। डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड बनाया रखा है आरबीआई ने, उस फंड में ये ट्रांसफर हो जाता है, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड में। इन द केस आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, इफ एन ऑथेंटिक क्लेम, अगर 10 साल के बाद कोई ऑथेंटिक क्लेम वाला आता है और वो क्लेम करता है तो आरबीआई अपने अकाउंट से वो पैसे सेटल कर देती है और फिर वो पैसे डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस अकाउंट से निकाल लेती है अपने पास। ठीक है, अब आपको समझ में आ गई होगी क्या थी खबर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Razorpay Mastercard launched recurring payment interface Mandate HQ। तो Razorpay जो है, आप सब जानते हो कि Razorpay का नाम आपने सुना होगा। तो Razorpay ने और किसके साथ मिलके, Razorpay ने मास्टरकार्ड के साथ मिलके recurring payment interface जो है वो लॉन्च किया है, जिसका नाम है Mandate HQ। ठीक है, Razorpay जो कि एक पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, Razorpay which is a payment solution provider, उसने मास्टरकार्ड के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया है एक रेकरिंग पेमेंट इंटरफेस, लॉन्च किया है रेकरिंग पेमेंट इंटरफेस, जिसका नाम है मैंडेट एचक्यू। मैंडेट एचक्यू के नाम से जो रेकरिंग पेमेंट इंटरफेस लॉन्च किया है वो किसने लॉन्च किया है? वो Razorpay ने लॉन्च किया है मास्टरकार्ड के साथ मिलके। याद रखना, मैंडेट एचक्यू क्या है? मैंडेट एचक्यू जो है एक रेकरिंग पेमेंट इंटरफेस है जो कि Razorpay ने मास्टरकार्ड के साथ मिलके लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? टू सपोर्ट कार्ड इशूइंग बैंक्स, जो बैंक कार्ड इशू करती है उनके सपोर्ट करने के लिए, दैट विश टू इनेबल रिकरिंग पेमेंट्स फॉर इट्स कस्टमर्स। ओके, अब नए नए फीचर्स बैंक इंट्रोड्यूस कर रही है। इसमें एक और चीज है कि बेसिकली आपके पास अगर कार्ड भी है, आई मीन डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, उसके थ्रू भी आप रिकरिंग पेमेंट्स कर सकते हो अपने। कैसे? मतलब आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी, उसके थ्रू क्या हो जाएगा कि जो आपके मंथली एक्सपेंसेस हैं, फर्ज करो आपके बच्चे का फी पे करना हो या आपकी बिजली बिल पे करनी हो या फिर कोई और पेमेंट हो जो आप हर महीने करते हो, तो वो आपको सब कुछ सेटिंग्स बैंक के साथ करनी पड़ेगी। आपके कार्ड के थ्रू वो पैसे हर महीने पेमेंट हो जाएंगे, राइट? पेमेंट हर महीने पेमेंट हो जाएंगे। बस उसमें एक चीज होगी कि जिस दिन वो पैसे कटने होंगे उसके एक दिन पहले, 24 घंटे पहले आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि यस, अगले 24 घंटे में आके आपके अकाउंट से इतने पैसे कटने वाले हैं। किसके लिए? तो रिचार्ज के लिए, या फिर किस लिए, या तो बिजली बिल पेमेंट के लिए। तो ऐसा कुछ करने की कोशिश की गई है।
Mandate HQ is an API. ये एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, बेस्ड प्लग एंड प्ले सॉल्यूशन which would reduce to go live time which will reduce to go live time for card issuing banks. ठीक है, इससे क्या होगा कि बार बार जो पेमेंट करने का जो हैसल होता है कि हर बार आपको पेमेंट करना पड़ता है, हर बार कार्ड डिटेल्स भरिए और बाकी चीजें करिए, वो नहीं करनी पड़ेगी। बैंक्स ऑटोमेटिकली पैसे डिडक्ट करके उनको पे कर दिया करेगा। It will also help the banks to implement the Reserve Bank of India's new framework on automatic debit and recurring payments. इससे क्या होगा कि जो आरबीआई की जो नई पॉलिसी है उसको भी सपोर्ट किया जाएगा, वो भी इसके थ्रू फुलफिल हो जाएगी, जिसमें आरबीआई कहती है कि आप कुछ ऐसा फ्रेमवर्क तैयार कीजिए जिससे लोगों के जो मंथली एक्सपेंसेस हों, जो बेसिक खर्चे लोगों के हैं, जो जहां जहां हर बार करते हैं, जो मेन मोटे मोटे खर्चे हैं, वो अपने आप ही पैसे कट जाया करें उनके अकाउंट से। इट विल ऑल्सो सपोर्ट द बैंक्स टू सेंड अ 24 आवर प्री डेबिट नोटिफिकेशन। वही मैंने बोला 24 घंटे कटने से 24 घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा वाया इलेक्ट्रॉनिक ईमेल और एसएमएस और व्हाट्सएप के थ्रू, ताकि आपको पता हो कि आपके पैसे कटने वाले हैं, राइट। और ताकि इन फ्यूचर अगर आप नहीं भी देखते हो और आपके पैसे कट जाए, आप क्लेम करते हो, तो आपको दिखाया जाएगा कि भाई साहब आपको मेल, एसएमएस या व्हाट्सएप किया गया था इससे पहले। इन 2019 आरबीआई हैज इशूड एडिशनल नॉर्म्स फॉर बैंक्स to be followed for processing of e-mandate under recurring payments such as additional factor authentication, additional one-time password, prior notification। तो आरबीआई इसको थोड़ा सा बेहतर, थोड़ा सा सिक्योर बनाना चाहती है, इसलिए आरबीआई ने बोला था कि एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा, जैसे वन टाइम पासवर्ड, ओटीपी मांगना जरूरी होगा, प्रायर नोटिफिकेशन देना जरूरी होगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब कुछ मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं इसमें, जिससे एक बेहतर विकल्प जनता के लिए प्रस्तुत किया जा सके, दिया जा सके, राइट। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। फ्रीओ, FREO, इंडिया फर्स्ट क्रेडिट लेड नियो बैंक है। फ्रीओ आप सब जानते हैं क्या है। FREO जो है ये इंडिया का पहला क्या है, ये फ्रीओ जो है इंडिया का पहला ये एक नियो बैंक है, नियो बैंक क्रेडिट लिंक नियो बैंक है। ओके, एक सेकेंड में बता देता हूं आपको डिटेल में। फ्रीओ जो है, फ्रीओ विच इज इंडिया फर्स्ट क्रेडिट लेड नियो बैंक है, जिसने क्या किया है, इसने पार्टनरशिप करी है, टाई अप किया है। किसके साथ टाई अप किया है? HDBFS के साथ। HDBFS क्या होता है? हाई HDBFS इज बेसिकली, HDBFS क्या होता है, कमेंट कीजिए मुझे। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, मैं तो पूरी चीज लिख रखी है, मैं आपको बता रहा हूं। पहले सबसे पहले खबर समझ लो क्या हुआ है। फ्रीओ ने, जो कि एक क्या है, जो कि एक नियो बैंक है, क्रेडिट फर्स्ट क्रेडिट लेड नियो बैंक है, उसने पार्टनरशिप करी है HDBFS के साथ। क्यों? टू ऑफर लेंडिंग सॉल्यूशंस, जो भी लेंडिंग मतलब जो लोन की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने के लिए किया गया है। तो फ्रीओ जो कि इंडिया की पहली क्रेडिट लेड बैंक है, उसने पार्टनरशिप करी है विच HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, HDBFS से हो गया फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ टाई अप किया है। ये HDB फाइनेंशियल सर्विसेज है क्या? ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है। टू प्रोवाइड 2 क्रेडिट प्रोडक्ट्स, ताकि 2 क्रेडिट प्रोडक्ट्स ये बेसिकली मिलकर लॉन्च कर रहे हैं, सच एज क्रेडिट लाइन, पहले का नाम है क्रेडिट लाइन और दूसरे का नाम है हाई टिकट पर्सनल लोन फॉर इट कस्टमर्स अक्रॉस मल्टीपल सिटीज इन इंडिया। फिर से याद रखो, फ्रीओ ने, जो कि इंडिया की पहली क्रेडिट लेड नियो बैंक है, उसने पार्टनरशिप करी है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। क्यों? ताकि 2 प्रोडक्ट वो लॉन्च कर पाए, ताकि 2 प्रोडक्ट लॉन्च करे। पहली प्रोडक्ट का नाम है क्रेडिट लाइन और दूसरी है हाई टिकट पर्सनल लोन। किसके लिए लॉन्च किया? अपने कस्टमर्स के लिए जो अलग अलग शहरों में इंडिया में रहते हैं। अब देखो हाई टिकट पर्सनल लोन है क्या। अंडर दिस पार्टनरशिप अ हाई टिकट पर्सनल लोन अप टू 10 लाख, हाई टिकट पर्सनल लोन की जो लिमिट है 10 लाख रुपए तक है, उससे ऊंची लोन इसमें नहीं मिल सकती है। अंडर दिस पार्टनरशिप अ हाई टिकट पर्सनल लोन अप टू 10 लाख वुड बी ऑफर्ड फॉर द कस्टमर, ये जो है कस्टमर को ऑफर किए जाएंगे, which could be used for their bigger expenses, जो कि उनके बड़े खर्चों के लिए इस्तेमाल होगी, सच एज होम रेनोवेशन, बाइंग अ व्हीकल, ट्रिप etc। ठीक है, याद रखना हाई टिकट पर्सनल लोन जो है वो क्या है, ये अंडर द पार्टनरशिप, इस पार्टनरशिप के तहत एक हाई टिकट पर्सनल लोन जो है ऑफ अप टू 10 लाख रुपए तक का दिया जाएगा, जिसके थ्रू लोग अपनी बड़े खर्चे, जैसे घर का रेनोवेशन कराना हो, गाड़ी खरीदनी हो या फिर कहीं ट्रिप पे जाना हो, विदेश ट्रिप पे, उसको उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं जो क्रेडिट लाइन है which is the flagship program of Frio will enable customers to get access to credit anywhere anytime via smartphone। ये उसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है। क्रेडिट लाइन इसको लेके चलना चाहती है ज्यादातर फोकस करके, बिकॉज इसका मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी इंसान को, वो किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं भी हो, जब उसको पैसे की जरूरत पड़े तो वो सिर्फ स्मार्टफोन के यूज से वहां पे पैसे का इस्तेमाल कर सकता है बिना उसके पास कोई पैसे हुए, ठीक है।
via smartphone. The personalized amount approved under the credit line could be used by the customers at once. Okay. और जो पैसे उसने खुद से अप्रूव, द पर्सनलाइज अमाउंट अप्रूव, जो पर्सनलाइज अमाउंट उसके लिए अप्रूव किए गए हैं उसमें से वो अमाउंट वहां पे यूज कर सकता है बाय द कस्टमर्स एट वंस, एक बार यूज कर सकता है। ठीक है, एक बार यूज करने का मतलब ये नहीं है जिंदगी में एक बार, मतलब आपने एक बार यूज किया देन यू हैव टू पे इट बैक, उसके बाद आप दोबारा यूज कीजिए देन यू पे इट बैक। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार यूज कर लिया फिर दोबारा यूज कर लिया फिर 3 बार यूज कर लिया और फिर सोचेंगे कि एक साथ पे कर दूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको एक बार यूज करना है देन यू हैव टू पे इट बैक, देन अगेन यू कैन यूज इट, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ड्रिप कैपिटल ज्वाइंस विद एसबीएम बैंक इंडिया टू एम्पावर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स। ड्रिप कैपिटल जो है उसने एसबीएम बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस जो है उसके साथ टाई अप किया है टू एम्पावर एमएसएमई एक्सपोर्टर्स। एमएसएमई एक्सपोर्टर्स जो है उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए ड्रिप कैपिटल ने एसबीएम बैंक के साथ पार्टनरशिप करी है। तो ड्रिप कैपिटल जो कि एक फिनटेक कंपनी है उसने कोलैबोरेट किया है, किसके साथ कोलैबोरेट किया है भाई साहब? एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया के साथ, एसबीएम बैंक ऑफ इंडिया के साथ टू ऑफर कस्टमाइज्ड ट्रेड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन, ताकि वो एक कस्टमाइज्ड ट्रेड फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए किसको? माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को, ताकि वो एक्सपोर्ट कर पाए इंडिया से बाहर अपने सामान को। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सपोर्टर्स इन इंडिया, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज इंडस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, उनको इसमें क्या किया जाएगा? फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाएगी। सो ड्रिप कैपिटल, नॉट ड्रिप कैपिटल जो कि एक फिनटेक कंपनी है, उसने कोलैबोरेट करा है एसबीएम बैंक के साथ ताकि वो एक कस्टमाइज्ड ट्रेड फाइनेंस सॉल्यूशन दे पाए। किसको दे पाए? माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के जो एक्सपोर्टर्स हैं इंडिया में उनको, राइट। अंडर दिस पार्टनरशिप ड्रिप कैपिटल विल प्रोवाइड कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल। इसके तहत जो ड्रिप कैपिटल है वो एक कोलैटरल फ्री, कोलैटरल क्या होता है? कोलैटरल बेसिकली कोई भी आप जब लोन लेते हो उसके बदले आप जो सामान या जो चीजें मॉर्गेज में रखते हो उसको हम कोलैटरल बोलते हैं। पर यहां पे ड्रिप कैपिटल जो है वो कोलैटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन देगी किसको? एमएसएमईज को, एक्सपोर्टर, एमएसएमई एक्सपोर्टर को एट कॉम्पिटिटिव रेट्स पे। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑब्वियसली उस पर चार्ज होगा कॉम्पिटिटिव रेट्स पे, थ्रू इट्स इनवॉइस डिस्काउंटिंग फैसिलिटी, अपनी इनवॉइस डिस्काउंटिंग फैसिलिटी के थ्रू ड्रिप कैपिटल लोन देगी। ड्रिप कैपिटल leverages data analytics and technology to underwrite its transactions, allowing it to provide a seamless financing experience to MSME। ये फालतू से since its inception, Drip Capital has partnered with 1500 sellers and buyers। ये बताया जा रहा है कि ड्रिप कैपिटल ने जब से फॉर्म हुई तब से लगभग 1500 सेलर्स और बायर्स के साथ इन्होंने टाई अप किया हुआ है। ठीक है, ऑफ मल्टीपल लोकल एंड इंटरनेशनल बैंक अक्रॉस 80 कंट्रीज, 80 कंट्री में इन्होंने ऐसा किया हुआ है। ऑफर इट्स फाइनेंसिंग सॉल्यूशन टू एसएमईज। रिसेंटली इट हैज फाइनेंस्ड ओवर $1 बिलियन इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, और इन्होंने लगभग $1 बिलियन भी क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में भी फाइनेंस किए हैं। एसएमबी बैंक इज द फर्स्ट बैंक टू रिसीव यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसएमबी बैंक, एसबीएम बैंक जो है, जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस बोलते हैं, वो पहली बैंक बन गई है, फर्स्ट बैंक बन गई है जिसको जिसको यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस जो है आरबीआई की तरफ से दिया गया है। याद रखना, एसबीएम बैंक पहली बैंक बन गई है जिसको आरबीआई की तरफ से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस दिया गया है। ठीक है, तो चलो, आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपकी और मदद कर पाऊं और बेहतर खबरें ला पाऊं। आज मुझे पता है खबरें थोड़ी सी ज्यादा थी, थोड़ा सा पेशेंस से देखिए, वीडियो आपको समझ में आ जाएगी। मैंने बोला था वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, 33 मिनट्स की वीडियो हो गई है, बट ठीक है, थोड़ी सी अब ऑब्वियस ही बात है, अगर खबरें इंपॉर्टेंट होंगी तो वो लेनी पड़ेंगी मुझे, और इसमें सारी खबरें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी। तो आई होप आप वीडियो देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करा पाऊँ। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल आपसे एक नई